नमस्कार दोस्तों, बीके एजुकेशन में आपका स्वागत है। आज हम लेके आए हुए हैं जो मैंने कल कराया था स्टील स्ट्रक्चर में चैप्टर सेकंड पार्ट फर्स्ट मैंने कंप्लीट करा दिया था और आज चैप्टर सेकंड का पार्ट सेकंड कराएंगे। जैसा कि आप उसमें देखे थे कि हमने ये सब बता दिया था कि जॉइंट्स क्या होते हैं, टाइप्स ऑफ जॉइंट्स, और जो इसके स्ट्रेंथ कैसे निकालना है और जॉइंट्स के फेलियर, इन सब को मैंने डिस्क्राइब कर चुका था। और हम यहाँ से इसको छोड़े थे। ये देख लीजिए रिवेट और रिवेट मान क्या है, रिवेट मान कैसे ज्ञात किया जाता है, इसको हम देखेंगे यहाँ से। और हम इसका थोड़ा सा न्यूमेरिकल भी देखेंगे, तो हमारे ये पार्ट सेकंड ख़त्म हो जाएगा। तो ये मतलब हमारा पूरा चैप्टर सेकंड कंप्लीट हो जाएगा। तो चैप्टर फर्स्ट मैंने कंप्लीट करा दिया, चैप्टर सेकंड भी कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद हम जो इसका चैप्टर थर्ड है टेंशन मेंबर, उसको अभी नहीं कराएंगे। पहले हम फिर लास्ट की तरफ चलते हैं। लास्ट के जो 2 चैप्टर इंपॉर्टेंट है पहले उसको करा लेते हैं, उसके बाद तब फिर हम टेंशन मेंबर पे आएंगे। तो अगर आप चैनल को अभी सब्सक्राइब नहीं किए हों तो नीचे रेड बटन है और उसको सब्सक्राइब कर लीजिए और उसको बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, ताकि हमारा जो भी वीडियो अपलोड करें वो आप तक नोटिफिकेशन पहुंच जाए, आप इजली देख सकें। तो इसके लिए आप सब्सक्राइब करिए चैनल को और लोगों तक भेजिए, इसको सेंड कर दीजिए लिंक। जो लोग आपके सहपाठी हैं, मित्र हैं, वो भी वीडियो को देख ले, ताकि उनके लिए कुछ एग्ज़ाम में कुछ पॉइंट्स जो इम्पोर्टेंट हैं वो मिल जाए। तो आप उनको शेयर ज़रूर करें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम। रिवेट और रिवेट के मान क्या हैं। तो सबसे पहले अगर हम देखें रिवेट की बात करें तो रिवेट, ये देखिए, रिवेट इस्पात की एक गोल छड़ है। जैसा आप देखते ही ये मार्केट वगैरह में रिवेट अवेलेबल रहता है। तो रिवेट गोल छड़ है जिसका एक सिरा 1 इंच मोटा बनाया जाता है और दूसरा शीर्ष हेड कहा जाता है। मोटा बनाया जाता है, इसे शीर्ष हेड कहा जाता है। जो मोटा वाला पार्ट होता है, जैसे कि ये आप देखिए, ये एक रिवेट इस तरह से मार्केट में अवेलेबल रहता है। ये देखिए इस तरह से, इसको रिवेट बोलते हैं। इसका जो एक सिरा होता है जो मोटा बनाया जाता है, इसको जो है हेड कहते हैं, इसको हेड कहते हैं। और जो दूसरा सिरा है शेष भाग को दंड या सैंक कहते हैं, इसको सैंक कहते हैं। ठीक है, ये दे रखा हुआ ये देखिए शीर्ष कहते हैं, इसको सैंक कहते हैं। तो इस तरह से शेष दंड सैंक कहा जाता है। तो ये रिवेट हो गया। अगर पूछे कि रिवेट क्या है, तो रिवेट एक प्रकार का गोल छड़ है। इसको छड़ से बनाया जाता है जिसका एक सिरा मोटा बनाया जाता है तथा दूसरा सिरा सैंक होता है, जो लंबाई में रहता है। उसको बस हो गया है रिवेट की डिफिनीशन। अब रिवेट में जो है रिवेट की जोड़ की स्थिति, जो जोड़ करते हैं रिवेट में, जैसे ये फर्स्ट प्लेट है, ये दूसरा प्लेट है, इसमें जोड़ना है रिवेट को। तो इस तरह से अप्लाई करके यहाँ से इसको हैमर के द्वारा पीटेंगे तो ये जो है थरा जाएगा और चपटा हो जाएगा। तो ये काफ़ी पैक्ड हो जाएगा। अब हम चलते हैं रिवेट मान। रिवेट मान जो हम देखेंगे, रिवेट मान जो होता है, एक तरह का रिवेट की जो स्ट्रेंथ होती है वही रिवेट मान कहलाता है। रिवेट की स्ट्रेंथ, भाई कोई भी ज्वाइंट करने के लिए जो भी अरेंजमेंट करेंगे, चाहे बोल्ट करेंगे, बोल्ट की भी कोई स्ट्रेंथ होती है। इसी तरह से रिवेट की भी कोई स्ट्रेंथ होगी जो अपने आप में उसकी स्ट्रेंथ रहेगी। तो जो भी लोड देंगे, जो इसकी स्ट्रेंथ रहेगी, उससे अगर ज़्यादा लोड देंगे तो रिवेट फेल कर जाएगा। तो इसकी स्ट्रेंथ भी फाइंड आउट हम करेंगे कि स्ट्रेंथ पता होनी चाहिए कि कितनी स्ट्रेंथ है, तभी तो हम उस पर लोड अप्लाई करेंगे, नहीं तो उस पर उतना ज़्यादा लोड नहीं अप्लाई करेंगे। तो रिवेट स्ट्रेंथ हमको निकालना बहुत ज़रूरी है। तो रिवेट स्ट्रेंथ अगर देखें, रिवेट मान, वही देखिए, रिवेट मान एक रिवेट सामर्थ्य है। ये लिखा हुआ है कि रिवेट मान एक रिवेट सामर्थ्य है। ठीक, और यह एक रिवेट द्वारा वहन किया जाने वाला अधिकतम भार है।
जो रिवेट द्वारा जो भार वहन किया जाता है वही भार ही इसकी रिवेट वैल्यू है। तो अब इसमें हम नेक्स्ट चलते हैं। इसमें देखिए जब ये देखिए अधिक भार आने वाले रिवेट फेल हो जाता है। अपरूपण सामर्थ्य तथा धारण सामर्थ्य जो कम हो वो रिवेट मान कहलाएंगे। समझ रहे हैं? इसका मतलब जो पीएस है, शियर स्ट्रेंथ और बियरिंग स्ट्रेंथ, इन दोनों में जो वैल्यू कम हो वही रिवेट वैल्यू कहलाएगी। जब भी निकालेंगे क्यों ले रहा है? क्योंकि अगर कम वैल्यू है, सपोज दैट 25 वैल्यू है इसकी, ठीक है, सपोज दैट 25 वैल्यू है और एक 38 वैल्यू है मान लो, तो इसमें से ये कम है, इसको हम ले लेंगे। क्यों? क्योंकि अगर हम 30 लेंगे तो 30 पे लेंगे तो 30 में क्या होगा? अगर रिवेट वैल्यू 30 ले, 2 वैल्यू है इसमें, 2 में 30 ले लिए, 30 लेंगे तो 30 पे फेल होगा ये। अगर ये 30 पे फेल होगा तो 25 पे तो पहले ही फेल कर जाएगा ना, 25 पे पहले ही फेल कर जाएगा ये। तो इसलिए वैल्यू 25 लेंगे कि जब फेल हो तो 25 पे ही फेल हो, 30 का कोई सवाल ही नहीं रहे। पता चला हम 30 वैल्यू लेकर रखे हुए हैं और यहाँ 25 पे ही फेल हो जाएगा। तो इस तरह से जो है हम जो वैल्यू कम होगी वही वैल्यू इसमें लेंगे। तो रिवेट मान याद करने के लिए जो मैं फार्मूला वहाँ बताया था आपको फेलियर में, वही फार्मूला सेम यहाँ पे अप्लाई होगा। क्योंकि वो शियर के लिए उसमें फेलियर है, तो जब फेलियर है तो स्ट्रेंथ निकालेंगे तभी तो पता चलेगा कि फेलियर हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो तभी वहाँ हम उसको फार्मूले को कराए थे कल, जो हमारा पार्ट 2 वीडियो है चैप्टर 2 का पार्ट 1 वीडियो था। उसमें आप देख सकते हैं कि मैं जो फेलियर कराया था कि 3 प्रकार के फेलियर होते हैं, एक शियर फेलियर, एक बियरिंग फेलियर। इस तरह से मैं 3 उसमें कराया था, ठीक है। तो आप इसमें अब देखिए कि क्या आप उसके फार्मूले हैं। फार्मूले में देखिए शियर स्ट्रेंथ निकालने के लिए PS π/4d² इंटू FS इन सिंगल शियर। सिंगल शियर मीन्स कि कोई सिंगल बोल्ट जो ये इस तरह के डबल प्लेट लगे होते हैं, अभी मैं बता दे रहा हूँ इसको, कि जैसे कि एक मेंबर ये है और एक मेंबर ये है, 2 मेंबर हैं। अब यहाँ पे रिवेट लगा दिया, ठीक, ये रिवेट लगा दिया, तो इस पर ये है। अब इस पर टेंशन, इधर टेंशन लोड लगा, अब इधर टेंशन लोड लगा दिए, क्रैक करेंगे। तो जो शियरिंग क्या होगा कि ये इसकी तरफ खींचेगा और ये इस तरफ खींचेगा, आपस में एक विपरीत जब खींचेंगे तो क्या होगा कि ये रिवेट यहाँ से शियर कर जाएगा, यहाँ से कट हो जाएगा। कहाँ से कट होगा? यहाँ से कट होगा। ये देखिए हम पेन चेंज करके आपको दिखा दे रहे हैं, ये देखिए यहाँ से कट हो जाएगा शियर। तो ये क्या होगा कि बोल्ट कट होके ये इस तरफ चला जाएगा, प्लेट उसी प्लेट के साथ इस तरफ, तो यहाँ शियरिंग हो गई, कट हो गया बीच में। तो अगर इस सिंगल शियर है, सिंगल शियर के देखें तो केवल एक ही बार शियरिंग हुई, ये एक ही बार शियरिंग हुआ, तो इसको बोलेंगे सिंगल शियर। अगर यही बट वेल्ड होता, बट जॉइंट होती, सपोज दैट ये रहा, ठीक, और उसके बाद फिर जो है ये एक और जॉइंट ले लीजिए यहाँ पे। अब यहाँ पे डबल प्लेट लगा दीजिए इस तरह से। अब ये लगा दिए। अब इसमें क्या होगा कि डबल शियर कैसे होगा? देखिए, जब ये टेंशन में आएगा, इस तरह से टेंशन में आ गया, टेंशन में जब आएगा तब क्या होगा कि ये ये जैसे कि ये फिगर बना दिए इस तरह से, इस पे कवर प्लेट लगा दिए, यहाँ रिवेट लगा दिए, ठीक, ये रिवेट लगा दिए इस तरह से। अब ये जब टेंशन में आएगा, टेंशन पे इसको लोड देंगे, टेंशन पे जब लोड देंगे तो क्या होगा, ये इसमें शियरिंग कहाँ होगी? एक तो शियरिंग यहाँ होगी और दूसरी शियरिंग यहाँ होगी इस तरह से। तो इसमें क्या होगा, ये बोल्ट ही 2 जगह से कट हो जाएगा, एक तो यहाँ से कट होगा, एक यहाँ से कट होगा, तो 2 शियरिंग इसमें हो जाएगी। तो इसलिए तब वहाँ पे क्या करना है, फार्मूला वही लगाएंगे
जो है फार्मूला मल्टीप्लाई 2 बस कर देंगे, क्योंकि जो डाया है वो दो जगह से शेयरिंग हो रही है। ठीक, अब यहाँ पे बियरिंग स्ट्रेंथ निकालने के लिए जो है बियरिंग स्ट्रेंथ PB जो होगा वो DX प्लस एक्स FB। यहाँ पे जो x की वैल्यू है वो जो रिवेट नंबर्स ऑफ रिवेट है उस पर डिपेंड है, नंबर्स ऑफ रिवेट पे है। अगर रिवेट 2 होंगे तो 2 मल्टीप्लाई करेंगे, 1 होंगे तो 1 मल्टीप्लाई करेंगे। तो ये हो गई बियरिंग स्ट्रेंथ आपकी निकल गई। रिवेट लगाने के तरीके कौन कौन से हैं? ठीक, रिवेट लगाने के कौन कौन से तरीके हैं तो इसको हम थोड़ा सा देख लेते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका जब भी क्वेश्चन इस तरह से आए तो आपको इसका फिगर बनाना है। फिगर मैचिंग है, क्योंकि आप इसमें लिखेंगे क्या, पहले आप जो भी लिखेंगे थोड़ा बहुत लिख कर उसके बाद इसको फिगर बनाएंगे। फिगर बनाने से क्या होगा कि फिगर देखेगा तभी समझ जाएगा कि आप रिवेटिंग करने का जो इसका तरीका है वो आप फिगर बना दिए तो इसका मतलब क्लियर है आपको। तो मैं पहले ही बता चुका हूँ आपको फिगर कैसे बनाना है, कि आपको फिगर बनाने के लिए पेंसिल से फिगर बनाना है ताकि आपको अच्छा नंबर दे सके। अभी हम कोई एक वीडियो बनाएंगे जो 10-15 मिनट का रहेगा, आप उसको देखिएगा ज़रूर। उसमें हम किस तरह से आपके नोट्स प्रॉपरली लिखने हैं वहाँ पे उसको मैं बताऊँगा, और कौन कौन से आपको किस तरह से फिगर बनाने हैं। ठीक, लिखने के क्या तरीका, किस तरह से क्वेश्चन नंबर डालेंगे, तो इस सबको हम उसमें 10-15 मिनट का वीडियो रहेगा उसको मैं डिस्क्राइब कर दूँगा, और किस तरह के क्वेश्चंस पहले वहाँ पे करने हैं वो सारी डिटेल्स मैं आपको बताऊँगा ताकि आपको एग्ज़ाम में लिखने में कोई दिक्कत ना हो। तो हम चलते हैं रिवेट लगाने के तरीके कौन कौन से हैं। तो इसमें आप देखिए, रिवेट लगाने के जब किसी जोड़ के रिवेटों को 2 या 2 से अधिक पंक्ति होती है तब रिवेटों की व्यवस्था निम्न प्रकार से की जाती है। अगर केवल 1 या 2 रिवेटिंग करना है तब तो ईजिली ऐसे कर दिए रिवेटिंग, ठीक इस तरह से, या फिर इस तरह से चौड़ा प्लेट है तो केवल एक पंक्ति में लगा दिए। ठीक, इसमें कोई ये नहीं है कि तरीका क्या है। ठीक, अगर 1 से या 2 या 2 से अधिक, जैसे ये 2 है, इससे अधिक अगर लगा रहे हैं तो ये डाउट होगा ना कि यहाँ लगाएं कि यहाँ लगाएं, तीसरा कहाँ लगाएं। तो इस तरह से वहाँ पे हमको जो है तब हमको रिवेटों की व्यवस्था जो है करने में इसका रिवेटिंग मतलब देखना पड़ेगा कि किस तरह से रिवेटिंग करें। तो रिवेटिंग करने के लिए जो है हमारा चैन रिवेटिंग है, जिगजैग रिवेटिंग है। ठीक, चैन रिवेटिंग है और जिगजैग रिवेटिंग है। तो चैन रिवेटिंग है, जिगजैग रिवेटिंग है, और भी इसमें रिवेटिंग होते हैं तरह तरह के, इसमें ज़्यादा नहीं दे रखा हुआ है। ठीक है, और भी इसमें रिवेटिंग प्रक्रिया होती हैं जैसा कि हम अभी बताएंगे आपको। पहले हम आपको ये 2 क्लियर कर देते हैं कि चैन रिवेटिंग और जिगजैग रिवेटिंग क्या होती है। तो चैन रिवेटिंग और जिगजैग रिवेटिंग अगर देखें तो आप देख रहे हैं कि चैन रिवेटिंग को श्रृंखला रिवेट पद्धति बोलते हैं, जिगजैग रिवेटिंग को जो है विषम रिवेट पद्धति बोलते हैं। तो चैन रिवेटिंग के लिए जो है आप इसमें देखिए कि इसमें जो दे रखा हुआ है कि अनुदैर्ध्य रिवेट पद्धति, लॉन्गिट्यूडिनल सेक्शनल पर रिवेट एक दूसरे के सामने आते हैं, जबकि विषम रिवेट में ऐसा नहीं होता है। इसमें क्या होता है कि जो चैन रिवेटिंग में एक चैन के रूप में, मतलब एक सीधे रूप में ही रिवेटिंग करेंगे। जैसे कि इसमें देख रहे हैं आप, एक चैन के रूप में ये कर रहे हैं, दूसरा, तीसरा, इस तरह से जितने भी पंक्ति जितने भी हमको रो करने हैं उस रो को हम केवल एक ही समान दूरी पे जो है इसको रिवेटिंग करेंगे। ठीक है, अब अगर हम जिगजैग रिवेटिंग में देखें तो इसमें जैसे कि ये देखिए 3 पंक्ति हैं, तीनों एक समान में हैं, चाहे 4 चले जाएं, 5 चले जाएं, जितना चौड़ा प्लेट रहेगा उस हिसाब से बढ़ते जाएंगे। तो ये हो गया हमारा चैन रिवेटिंग। अब हम नेक्स्ट रिवेटिंग में अगर आएँ तो ये देखिए जिगजैग रिवेटिंग है, ये है ये जिगजैग रिवेटिंग में इसमें जो है फिगर आई थिंक नहीं दे रखा हुआ है। जिगजैग रिवेटिंग में क्या करते हैं, चेंजिंग थोड़ा सा कर देंगे।
जिगजैग फॉर्म में बना देते हैं। सपोज दैट ये फिगर है, इस तरह से जिगजैग राउटिंग में क्या करेंगे कि एक यहाँ पे बोल्ड देंगे, दूसरा यहाँ पे देंगे और तीसरा यहाँ पे देंगे। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, जिगजैग फॉर्म में हो जाएगा। या हमको तीन फिगर का जो मतलब तीन और चौड़े का लिए बनाना है, तो चौड़े के लिए इस तरह से बनाएंगे। ये है एक, इसमें 2 3 4, तो क्या हुआ, ये जिगजैग फॉर्म में ये बन जाएगा। तो इस तरह से, जो इसमें फिगर नहीं दे रखा है, आप फिगर अलग से बना लीजिएगा। ये फिगर जो है ये चेन रिवेटिंग का केवल फिगर है, तो जिगजैग रिवेटिंग का फिगर मैं बता दिया कि सेम इस तरह से बनेगा। ठीक है, तो ये जिगजैग फॉर्म में हो जाएगा। और दूसरा जो फिर बनाना पड़ेगा, इसमें अगर बढ़ा रहे हैं तो इस तरह से बना सकते हैं, मतलब जिगजैग फॉर्म में ये हो जाएगा। तो ये आपका जिगजैग रिवेटिंग हो जाएगा। और तीसरा जो होता है, इसमें नहीं दे रखा हुआ है, तीसरा यहाँ पे भी मेंशन कीजिएगा, तीसरा मेंशन कीजिएगा, ये होगा डायमंड रिवेटिंग। तीसरा जो होगा डायमंड रिवेटिंग होगा। अगर स्ट्रेंथ की बात करें कि सबसे ज़्यादा स्ट्रेंथ किस रिवेटिंग में होती है, तो सबसे ज़्यादा स्ट्रेंथ जो है डायमंड रिवेटिंग में होती है, इसी में होती है सबसे ज़्यादा रिवेटिंग स्ट्रेंथ जिसमें आती है। अभी मैं दिखाता हूँ आपको ये डायमंड रिवेटिंग कैसे किया है। ये देखिए, डायमंड रिवेटिंग में क्या करेंगे कि इस तरह से डायमंड का एक फॉर्म बन जाता है। ठीक है, तो इसमें क्या होता है कि पार्टिकुलरली जो है एक मतलब समान डिस्टेंस पे रहता है, और जहाँ पे इसमें क्या होता है, शेयरिंग के चांसेस कम रहते हैं। क्योंकि इसमें जो है आप देख रहे हैं कि ये जो रिवेटिंग प्रक्रिया इसमें अपनाई गई है, इसमें क्या गया है कि पहले 1 2 3 4 इस तरह से रिवेटिंग है, फिर इसके बीच में जो गैप बच रहा है उसके जस्ट सामने रिवेटिंग है। ये देखिए गैप बच रहा है उसके, फिर इसके भी जो गैप बच रहा है उसके बीच में भी रिवेटिंग की गई है, फिर इसके बीच में जो गैप बच रहा है उसके भी बीच में रिवेटिंग की गई है। तो इसमें क्या होगा कि जब टेंशन लोड इस पर अप्लाई करेंगे, तब ये जो है फेल जो होगा, ये फेल होने के चांसेस बहुत कम रहेंगे, क्योंकि ये पूरे प्लेट को ये कवर कर रखा है। और भी जो चैन रिवेटिंग है और जो जिगजैग रिवेटिंग है, उसमें क्या होता है कि एक स्पेस मिल जाता है बीच में, और इस तरह से जब स्पेस मिल जाएगा तो इसको जो है सीयरिंग होने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं कि यहाँ से प्लेट ऐसे कट होके ये बाहर न निकल जाए। तो इस तरह से उसमें फेलियर के चांसेस ज़्यादा रहते हैं, बट डायमंड रिवेटिंग में फेलियर के चांसेस बहुत कम रहते हैं। ये आप देख रहे हैं किस तरह से इसमें रिवेटिंग कर रखा है। ये इस तरह से चाहे आप फिगर बनाइए, चाहे और इजीली फिगर आप बना सकते हैं, मैं बता दे रहा हूँ आपको। बस ऐसे एक प्लेट बनाना है, ठीक, एक प्लेट इस तरह से बनाना है, दूसरा प्लेट आपको इस तरह से बनाना है। बट वेल्ड अगर ज्वाइन कर रहे हैं, इस तरह से इसमें एक कवर प्लेट लगा देनी है। ठीक, कवर प्लेट लगा दिए, उसके बाद आप जो है इसमें रिवेटिंग कर सकते हैं इस तरह से। सपोज दैट इसमें 4 से स्टार्ट किया है, हम 3 ही से स्टार्ट करते हैं। तो एक रिवेट, दूसरा रिवेट, तीसरा रिवेट, तो इस तरह से इस तरफ भी एक रिवेट, दूसरा रिवेट, तीसरा रिवेट, उसके बाद फिर इस तरह से एक रिवेट, दूसरा रिवेट, इसमें भी देखिए दूसरा रिवेट, उसके बाद यहाँ तीसरा रिवेट। तो क्या हुआ, ये डायमंड फॉर्म बन गया। आप देखिए यहाँ डायमंड फॉर्म बना, ये देखिए डायमंड फॉर्म बन गया ये। तो इस तरह से ये जो है डायमंड रिवेटिंग प्रक्रिया हो गई। तो आपको मैं बता दूं, इसमें 2 ही दे रखा है, हो सकता है आपने बुक में 2 ही दे रखा हो, बट आपको 3 पढ़ना है। चैन रिवेटिंग, जिगजैग रिवेटिंग, और उसके बाद फिर जो है डायमंड रिवेटिंग। डायमंड रिवेटिंग अपने नोट्स में मेंशन कर लीजिए, डायमंड रिवेटिंग। ठीक, डायमंड रिवेटिंग नोट कर लीजिए। तीसरा
3 रूटिंग आपको वहाँ पे एग्ज़ाम में अगर आ गया तो लिखना है, तीनों का फिगर बनाना है। ठीक है, तो ये हो गया आपका डायमंड रिवेटिंग। अब हम चलते हैं वेल्ड पे। वेल्ड, बट वेल्ड तथा फिलेट वेल्ड के अभिकल्पन को समझाइए। डिज़ाइन करने के लिए कह रहा है कि इसकी क्या डिज़ाइन कैसे करते हैं। तो बट वेल्ड का कि अभिकल्पन यदि पूरक धातु पर गहराई से तक की गई प्रभावी कंठ मोटाई प्लेट की मोटाई के समान लगाया जाए, अन्यथा मोटाई 5/8 गुना लिया जाएगा। प्रभावी लंबाई वास्तविक लंबाई के बराबर ली जाएगी। ठीक है, तो जो इसमें बट वेल्ड कर रहे हैं इस तरह से, ये बट वेल्ड कर रहे हैं, ज्वाइंट कहाँ करेंगे बट में, ज्वाइंट जो करेंगे वो यहाँ करेंगे। ये देखिए इस तरह से इसको यहाँ ज्वाइंट करेंगे। ठीक, तो बट वेल्ड में यहाँ ज्वाइंट करेंगे। तो इसमें कह रहा है कि बट वेल्ड अभिकल्पन यदि पूरक धातु पूरी गहराई तक की गई हो। ठीक, ये जो गहराई तक इसमें वेल्डिंग करेंगे, प्रभावी कंठ मोटाई प्लेट की मोटाई के समान ली जाएगी। तो जो इसमें ये तो टॉप व्यू है। अगर हम इस तरह से फिगर बना के एक आपको दिखा दें, इस तरह से, ये देखिए ये तो टॉप व्यू था फिगर ये वाला, और ये जो साइड व्यू से है इस तरह से, ये इसका कहना ये है कि जो गहराई तक की गई हो प्रभावी कंठ प्लेट की मोटाई के समान ली जाएगी। तो इसका जो इसमें कंठ की मोटाई क्या होती है, जहाँ से वेल्डिंग करते हैं, ये मान लो सपोज दैट यहाँ से वेल्डिंग की है, ये वेल्डिंग यहाँ से कर रहे हैं। ठीक, ये इस तरह से वेल्डिंग कर रहे हैं बट वेल्ड में। तो इसमें क्या होगा कि ये जो यहाँ से और यहाँ तक की जो लेंथ होगी वो कंठ की मोटाई होगी। तो जो कंठ की मोटाई है वो प्लेट के बराबर ली जाएगी। मीन्स कि इसको थोड़ा सा ऊपर की तरफ बढ़ा के वेल्ड करना है। जो प्लेट की अगर 10 mm है मान लो, तो 10 mm इसकी भी मोटाई रहेगी, अन्यथा मोटाई का 5/8 गुना लिया जाएगा। या तो आप उसके बराबर ले लीजिए, और अगर आपका जो है नहीं उतना पहुंच पा रहा है या आप उतना नहीं कर पा रहे हैं, तो आप क्या करना है कि जो प्लेट की थिकनेस है, मानो कि प्लेट की थिकनेस 12 है। ठीक, थोड़ा और हम बड़ा ले लेते हैं कि मानो 16 है प्लेट की थिकनेस। तो इसमें क्या करेंगे 5/8 गुना करके 8 दूनी 16, तो 5 दूनी 10 mm इसकी जो है मोटाई का 5/8 गुना लिया जाएगा। तो कंठ की मोटाई 10 mm ले लेंगे, और जो इफ़ेक्टिव लेंथ होगी वो वास्तविक जो लेंथ होगी उसके इसमें बराबर होगी बट वेल्ड में। फिलेट वेल्ड में हम केवल चले बात करें, तो फिलेट वेल्ड में जो बात करनी है उसमें हम अगर देखें तो इसका डिज़ाइन करने के लिए कुछ प्रोसीजर है। जैसे कि आप इसमें माप देख लीजिए पहले, जो इसका मेज़रमेंट है। फिलेट वेल्ड की न्यूनतम माप 3 mm लेते हैं। अब फिलेट वेल्ड ये करना है इस तरह से, कोई प्लेट इसके ऊपर ऐसे रखी हुई है। ठीक, अब इसमें जो है यहाँ पे ये फिलेट वेल्ड करेंगे। ठीक, तो इसकी जो माप होगी वो अधिकतम 3 mm होगी। जो इसकी माप होगी ये जो मेजरमेंट होगा इस तरह से, ये 3 mm अधिकतम होगा। इससे ज़्यादा जो है वो सॉरी न्यूनतम होगा, इससे कम तो नहीं ही करेंगे। अगर इससे ज़्यादा करेंगे तो और अच्छी बात है, बट इससे कम नहीं करेंगे। इससे कम करेंगे तो जो आपका वेल्डिंग है फिलेट वेल्ड वो फेल होने के चांसेस ज़्यादा रहेंगे। तो ये यहाँ पे जो वेल्डिंग करेंगे वो हम 3 mm से कम नहीं करेंगे। और मैक्सिमम कितना करेंगे उसका हम ये देखिए फार्मूले से फाइंड आउट करेंगे कि मैक्सिमम हमको कितना करना है। तो उसके लिए फाइंड आउट करने के लिए फार्मूला है फिलेट वेल्ड की अधिकतम माप के लिए यस प्लेट की मोटाई -1.5 mm वर्गाकार किनारे के लिए। अगर वर्गाकार किनारा इसका है जैसे कि ये है, और इसमें जो है इस तरह से कोई प्लेट अटैच है,
तो यहाँ पे अगर ये देखिए, यहाँ पे अगर कोई वेल्डिंग कर रहे हैं, ठीक, और इसका जो शेप बन रहा है ये वर्गाकार बन रहा है, तो उसमें क्या करेंगे, प्लेट की जो मोटाई है उसमें -1.5 mm कर देंगे, ठीक। और अगर कोई भी प्लेट गोलाई में वेल्ड कर रहे हैं, अगर प्लेट गोलाई में वेल्ड कर रहे हैं, सपोज दैट जैसे ये गोलाई में कर रहे हैं इस तरह से, ठीक, और यहाँ पे कोई भी प्लेट इस तरह से वेल्डिंग कर रहे हैं, ठीक, तो ये गोलाई में कर रहे हैं। या फिर आप यहाँ देख लीजिए, ऐसे भी समझ सकते हैं कि ये जैसे प्लेट है, इस पे जो है कोई प्लेट रखा हुआ है, आप इस पे यहाँ पे वेल्डिंग कर रहे हैं। इस तरह से अगर गोलाई में है जो फिलेट वेल्ड कर रहे हैं, तो इसमें देख सकते हैं कि आप इसका 3/4 इंटू प्लेट की मोटाई का 3/4 जो इसका वैल्यू है वो फाइंड माप हो जाएगा। ये गोलाकार किनारे के लिए है और ये फार्मूला वर्गाकार किनारे के लिए था। तो माप निकालने के लिए दोनों फार्मूले अलग हैं, जैसे गोलाकार के लिए अलग है और वर्गाकार किनारे के लिए अलग है। अब इसमें लैप देखेंगे कितना हम लैप चढ़ाएंगे। तो चढ़ाव की न्यूनतम लंबाई पतली प्लेट की मोटाई की 5 गुनी होगी। चढ़ाव की न्यूनतम लंबाई, ये जो लैप दे रखे हैं, ये देखिए इसमें लैप दिखाया है पहले से कि ये लैप है, कितना लैप करना है हमको। अब पता चला ज़्यादा लैप कर देंगे तब पर भी नुकसान है, कम करेंगे तो फेल हो जाएगा। तो इस तरह से एक होना चाहिए कि कितना लैप करना है हमको। तो चढ़ाव की न्यूनतम लंबाई, कम से कम लंबाई पतली प्लेट की मोटाई की 5 गुनी होनी चाहिए। जो पतली प्लेट है, सपोज दैट ये नंबर 1 प्लेट है, ये 10 mm है और ये दूसरी प्लेट है 12 mm है। समान प्लेट रहेगी तो कोई बात नहीं, अगर कम ज़्यादा है तो उसके अनुसार जो है, जो इसकी 10 mm मोटाई है इसके वो 5 गुनी होनी चाहिए। तो 5 गुनी कैसे, जब देखेंगे आप ये 10 mm है तो मतलब 10×5 = 50, तो इसकी जो लेंथ है वो 50 mm लैप लेंथ हम रखेंगे। अगर ये 10-10 रहता तब पर भी हम 50 ही रखते, और कम ज़्यादा है तो जो कम वाला है उससे हम 5 गुना रखेंगे। तो ये हम आपका ये क्लियर हो गया। तो अब आगे हम चलते हैं इफ़ेक्टिव लेंथ। इफ़ेक्टिव लेंथ क्या रखेंगे, तो इफ़ेक्टिव लेंथ जो होती है, ये जितनी दूर हम वेल्ड करते हैं वही इफ़ेक्टिव लेंथ होती है। जैसे ये कोई प्लेट है, आपस में इसको वेल्ड करना है, तो इस तरह से अब इसको कितनी दूर वेल्ड करना है, यही हमारा इफ़ेक्टिव लेंथ होती है। तो अब इसमें देखेंगे कि प्रभावी लंबाई कैसे इफ़ेक्टिव लेंथ निकालेंगे। तो वास्तविक लंबाई जो होती है उसमें -2, फिर मल्टीप्लाई वेल्ड की माप। वेल्ड की माप मतलब साइज ऑफ वेल्ड, जो वेल्डिंग करेंगे उसकी साइज, और प्लस वास्तविक लंबाई -2 इंटू वेल्ड की माप। तो इससे फार्मूले से हम इफेक्टिव लेंथ निकाल लेंगे। अभी हम कोई न्यूमेरिकल आपको कराएंगे तो उससे क्लियर हो जाएगा कि किस तरह से हम फाइंड आउट कर रहे हैं। तो अब चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है क्वेश्चन। इसमें बस फिगर बनाना है आपको, और कुछ थ्योरी वगैरह इसमें लिखना नहीं है। तो फिगर आपको याद करना है, सारे फिगर एक ही जैसे दिखेंगे, इसमें कुछ चेंजिंग होंगे, जो वैल्यू की चेंजेस होगी। तो देखेंगे इसमें हम इस क्वेश्चन में इस्पाती संरचनाओं के संयोजन में प्रयुक्त होने वाले 5 प्रकार के रिवेटों का नाम, इनकी आरेख खींचिए। तो जो रिवेट होते हैं वो रिवेट अलग अलग तरह से होते हैं। कभी कोई रिवेट शीर्ष के आधार पे चेंज रहता है, उनका शीर्ष चेंज रहता है, किसी का डाया चेंज रहता है,
तो इस तरह से रिवेट अलग अलग अपनाए जाते हैं। तो ये 5 प्रकार के रिवेटों के बारे में पूछ रखा है कि 5 प्रकार के रिवेटों के बारे में आप फिगर बनाइए, उनका आरेख खींचिए। तो हम देखेंगे कि कौन कौन से रिवेट हैं, तो उसके आप फिगर भी आप बनाते चलिएगा। फिगर किस तरह से है वो आपको एग्जाम में बनाना है। तो पहले हम देखेंगे कि गोल शीर्ष मतलब स्नैप्ड हेड। तो जो आप साधारण यूज करते हैं वो होता है आपका गोल शीर्ष स्नैप, क्योंकि आपका जो हेड होता है उसका, ये जो हेड होता है ऊपर का शीर्ष, वो गोला रहता है इस तरह से। तो वो हमारा हो गया गोल शीर्ष या स्नैप्ड हेड। अब उसमें जो ये डी होता है, डी मीन्स इसका डाया शंख का। इसमें आपको पता ही है कि इसको हेड बोलते हैं, अभी मैंने बताया कि इसको हेड बोलते हैं, इसको शंख बोलते हैं। तो जो शंख का डाया है, उस शंख के डाये से ही इसका हेड डिसाइड होता है कि ये कितना चौड़ा रहता है, इसमें इसकी क्या लेंथ होती है। जो भी रिवेट में डायमेंशंस मेजरमेंट रहेंगे वो डाया पे ही डिपेंड करेंगे कि इसका हेड कितना होना चाहिए, इसके हेड की लंबाई कितनी होनी चाहिए। जैसे कि आप देख रहे हैं कि हेड की जो चौड़ाई है वो इसमें 1.6 डी है, 1.6 डी है, ये 1.6 डी है। ठीक, ये 16 डी नहीं है, 1.6 डी है। ठीक, और इसमें जो है इसकी जो हाइट होगी हेड की वो 0.7 डी है। ठीक, और जो डाया होगा वो इसमें डी दे रखा है। और ये जो इसकी लेंथ जो यहाँ से लिया जाएगा शंख का, वो ऊपर से नहीं लिया जाएगा, ऊपर से यहाँ स्टाफ से नहीं लेंगे। जो लेंगे लेंथ वो नीचे से, ये केवल शंख की लेंथ लेंगे, इस तरह से केवल शंख की लेंथ लेंगे। ठीक, तो ये आपको समझ में आ गया कि जो स्नैप्ड हेड होगा उसकी जो शीर्ष की चौड़ाई होगी 1.6 डी होगी, और जो इसकी ऊंचाई होगी हेड की वो 0.7 डी होगी। और फिगर आप देख लीजिए इस तरह से जो राउंड में ऊपर रहेगा वो स्नैप्ड हेड या गोल शीर्ष रहेगा। दूसरे अगर चलें इस, तो ज़्यादातर आप ये देख रहे हैं कि मार्केट में आपको यही मिलता भी है और ज़्यादा यूज आप यही करते हैं, स्नैप्ड हेड गोल शीर्ष। सभी काफ़ी रिवेटिंगों में यही यूज किया जाता है। अब हम नेक्स्ट चलते हैं पैन हेड। पैन हेड आप देखिए स्थायी शीर्ष में जो है आपका जो ये शंख होता है, और ये देखिए चेंज हो गया, इसमें स्थायी पैन हो गया। पैन किस शेप में ये रहता है, पैन आपको देखे ही होंगे कि इस तरह से कोई पैन होता है। ठीक, तो उसी को बस उलट के उसका ऊपर जो उसका हेड है उस तरह उस शेप में बनाया गया है। शेप ही बस चेंज है, आपको ध्यान रखना है कि शेप चेंज है। तो इस तरह से जो है इसका जो शेप होगा वो देख लीजिए, ये शेप है। इसकी जो चौड़ाई होती है वो 1.6 डी इसमें भी होती है, सेम है चौड़ाई, यहाँ से यहाँ तक लेते हैं। तो इस शेप में ये बनाया गया है। डी है, डी पे ही डिपेंड करता है इसकी क्या चौड़ाई होगी। ठीक है, तो ये हो गया शीर्ष, स्थायी शीर्ष या पैन हेड। दूसरा नंबर, तीसरे पे हम चलते हैं। तीसरे पे चलेंगे तो स्थायी था ढालदार गर्दन, स्थायी तथा ढालदार गर्दन। तो ये क्या है कि सेम जो ऊपर था आपका पैन, सेम उसी तरह से है। पैन हेड लिखा ही है विथ टेपर्ड नेक। टेपर्ड नेक मीन्स इस तरह से आके थोड़ा सा यहाँ पे इस तरह से गोलाई रहेगा, इस तरह से, तो ये हो जाएगा टेपर्ड नेक। अब इसमें क्या है कि जो ये गोलाई रहेगा इसकी भी एक डायमेंशन होगी, और जो इसकी हाइट है उसकी होगी, और इसकी जो चौड़ाई है वो भी होगी। तो हम देखेंगे इसमें भी सेम डायमेंशन है, इसमें भी सेम डायमेंशन है, बस शेप चेंज है। तो शेप आप याद कर लीजिए कि इस तरह से इसमें शेप है पैन हेड की तरह, बट इसमें केवल थोड़ा सा चेंजेज है कि ये थोड़ा सा राउंड में है इस तरह से। तो यहाँ पे इसकी चौड़ाई 1.6 डी होगी और इसकी हाइट 0.7 डी होगी, और ये 0.5 जो है इसमें जो राउंड का ये है नेक राउंड है, टेपर्ड है, तो उसकी ये 0.5 डी होगी, और ये डाया दे रखा है। तो ये हमारा हो गया पेन हेड विथ टेपर्ड नेक। अब हम चलेंगे इसमें जो है
राउंडेड काउंटर संक हेड और एक फ्लैट हेड है। यहाँ पे इसका फिगर दे रखा हुआ है। तो अब यहाँ पे हम इसका देख लेते हैं कि कौन कौन से होंगे। तो ये आप देख लीजिए कि ये चौथा वो है गोलाकार शंकुर ढाल पर शीर्ष, राउंडेड काउंटर संक हेड और उसके बाद समतल फ्लैट हेड। तो ये दोनों अभी यहाँ देख लेते हैं। आपको ये दोनों देखिए यहाँ पे दे रखा हुआ है कि ये जो एकदम राउंडेड है, फिर यहाँ से आके यहाँ पे इस तरह से तब ये नीचे आया हुआ है। इसमें भी आप देखिए इस सब का डायमेंशन है। इस पे जो ये बनेगा इस तरह से, ये 60 डिग्री है। बीच का जो एंगल बनेगा 0.5D है। इस तरह से आपको याद करना है। और ये D है। और ये जो टोटल ये चौड़ाई होगी इसमें 1.5 है। सब में क्या होता था 1.6D रहता था। इसमें जो है आपका चौथे वाले में चेंज है, 1.5D है। ये इसका नहीं है, ये यहाँ से है, इसका है 1.5D इस तरह से, ठीक। तो और सब में 1.6 रहता था, इसमें 1.5 है। अब इसमें चलेंगे फ्लैट हेड में। फ्लैट हेड में क्या है कि जो ये है इसका शीर्ष, उसकी चौड़ाई 2D है और जो इसकी हाइट है वो 2.25D है। तो इस तरह से हमारा पाँचों हो गया। पाँचों का फिगर आपको बनाना है और नाम याद करके और फिगर बना के बस छोड़ देना है। तो ये जो है आपके लिए बहुत ज़रूरी है। और हम जो देखेंगे कि आपको पाँचों जो फिगर बने हैं वो पाँचों फिगर एकदम एक्यूरेट बनने होने चाहिए। अगर आप नहीं भी बना पा रहे हैं तो इस तरह से मतलब बना दीजिएगा कि आप देखने के लिए लगे कि हाँ ये, बट उसमें जो डायमेंशंस है 1.6D सब में रहेगा, 3 में, और चौथे और पाँचवें में, चौथे में 1.5 हो जाएगा और पाँचवें में 2D हो जाएगा। तो डायमेंशन आपको लिखना बहुत ज़रूरी है, तभी होगा कि हाँ काफ़ी आप पढ़े हुए हैं, नॉलेज है, तभी तो आप इसको बना ले रहे हैं फिगर को। अब हम देखेंगे कि वेल्डिंग जांच, जोड़ की जांच या निरीक्षण कैसे किया जाता है। तो वेल्डिंग जांच सेम जो वहाँ पे है आपका डिज़ाइन, उसी पे बेस है, उसी पे जो मेजरमेंट है देख लेंगे कि क्या क्या इसमें जांच किए। क्वेश्चन बस पूछने का तरीका चेंज कर दिया है, तो आपको सेम वही इसमें भी करना है और कुछ करना है नहीं, ठीक है। तो अब हम चलते हैं कुछ क्वेश्चन पे। क्वेश्चन एक मिनट, आपको एक थ्योरी और है, इसको भी करा देते हैं। पहले जो थ्योरीज़ हैं उसको करा देते हैं, आप चेंज पढ़ के देख लीजिएगा। अब हम इसमें आपको लाभ हानियाँ आपको बता देते हैं कि लाभ हानि क्या क्या है, बिल्डिंग के लाभ और हानियाँ क्या क्या हैं। तो बिल्डिंग हम थोड़ा सा पहले लाभ देख लेते हैं, एडवांटेज क्या है। तो एडवांटेज में आप देखिए कि रिवेटिंग की अपेक्षा बिल्डिंग कार्य शांतिपूर्ण संपन्न हो जाता है, शोरगुल नहीं होता है। रिवेटिंग में शोरगुल होता है, ठोकेंगे पीटेंगे, शोरगुल होगा, इसमें शोरगुल होने का कोई चांसेस नहीं रहता है, ठीक है। ये आप ये देख रहे हैं कि वेल्ड जोड़ अन्य जोड़ों की अपेक्षा काफ़ी रिजिड होती है। जाहिर सी बात है भाई, रिजिड होती है। वेल्ड जोड़ की दक्षता अधिक होती है, पहले ही बताया था कि वेल्ड जोड़ की जो एफिशिएंसी है वो काफ़ी अच्छी रहती है। वेल्डिंग प्रक्रिया कम समय आता है। रिवेटिंग करने में पहले हम ड्रिल करेंगे, फिर रिवेटिंग करेंगे इसमें क्या है, डायरेक्ट हम वेल्डिंग कर देंगे। वेल्ड जोड़ इकोनॉमिक होते हैं, ये जाहिर सी बात है इकोनॉमिक होता है, क्योंकि उसमें रिवेट की जो कास्ट होती है वो काफ़ी महंगी पड़ जाती है, और उसके फिर उसको ड्रिलिंग करना है और उसके बाद रिवेटिंग करना है। और डिसएडवांटेज भी देख लीजिए क्या है। डिसएडवांटेज जो इसका है, इसमें पहला देखिए, वेल्डिंग प्रक्रिया में अत्यधिक गर्मी और उत्पन्न होने के कारण मेंबर में डिफॉर्मेशन हो जाता है। सपोज दैट कोई ऐसा मेंबर हो स्टील का जो काफ़ी हीटिंग ना सह पा रहा हो और उसमें वेल्डिंग करना हो, तो कैसे होगा, डिफॉर्मेशन हो जाएगा, उसमें कुछ चेंजिंग हो जाएगा। तो ये भी हमारा एक डिसएडवांटेज है। वेल्डिंग प्रक्रिया से सक्षम कंपटेंट की आवश्यकता होती है। मीन्स इसमें क्या है कि जो वेल्डिंग प्रक्रिया में एक अच्छे कुशल कारीगर की आवश्यकता होती है। क्या है कि
वेल्डिंग जब करेंगे कुशल कारीगर रहेगा तभी सही, मतलब आँख सही कर पाएंगे, नहीं तो इधर उधर वेल्डिंग कर देंगे तो क्रैक होने के चांसेस रहेगा। मेंबर को दरार में पहुंचने की संभावना रहती है मेंबर में, इसमें भी क्रैक के चांसेस आ जाते हैं। वेल्डन जोड़ों में पूरक धातु फिलर मटेरियल गहराई तक पहुंचने तथा संलग्न फ्यूजन पर गहराई तक मोटाई होने पर बारे में आशंका बनी रहती है। इसका निरीक्षण करना कठिन होता है। आप सपोज दैट आप ये वेल्डिंग कर रहे हैं इस तरह से, ठीक। अब इसमें जो वेल्डिंग कर रहे हैं इस तरह से, ये मान लीजिए यहाँ से कट किए हुए हैं, ठीक, इस तरह से कट करें। अब यहाँ पे वेल्डिंग आप कर रहे हैं इस तरह से, तो आपको ये शंका रहती है कि पता नहीं ये नीचे तक यहाँ तक गया है कि नहीं, मटेरियल गया है, सही से जॉइंट हो पाया है कि नहीं, सही से जॉइंट हो पाया है। तो इस तरह की आपको आशंका बनी रहती है कि ये सही से वहाँ पे जुड़ा हुआ है कि नहीं जुड़ा हुआ। और इसको चेक करना भी बहुत कठिन है कि अंदर तक कैसे ये जो है चेक करेंगे कि वहाँ तक है कि नहीं है। रिवेटिंग जोड़ की अपेक्षा वेल्डिंग जोड़ विफल हो जाता है। तो इसमें एक हानि ये है कि जैसे रिवेटिंग की परमानेंट जॉइंट वो भी है, उसमें जो फेल होने के चांसेस बहुत कम रहते हैं। बट वेल्डिंग क्या है कि ज़्यादा लोड पड़ा फेल भी हो सकते हैं, तो ये भी एक इसकी हानि है। तो अब हम चलेंगे नेक्स्ट, इसमें देखेंगे थोड़ा। नेक्स्ट में हम एफिशिएंसी इसमें निकाल लेते हैं पहले, उसके बाद फिर हम थोड़ा सा गेज दूरी वगैरह देख लेंगे, फिर हम न्यूमेरिकल पे चलेंगे, ठीक है। उसके बाद फिर न्यूमेरिकल ही रहेगा। ये देखिए, किसी रिवेटिंग जोड़ की दक्षता समझाइए, इसकी इकाई लिखिए, यूनिट लिखिए। तो इसमें पूछ रहा है एफिशिएंसी ऑफ जॉइंट। एफिशिएंसी ऑफ जॉइंट, यदि ठोस प्लेट सॉलिड प्लेट की प्रयोग किया जाता है तो जॉइंट की आवश्यकता नहीं होगी। ठोस प्लेट अपनी पूरी क्षमता से भार वहन करेगी, ठीक। तो इसमें विश्लेषण पिच की लंबाई का विचार में लिया जाता है। जो पिच लंबाई होती है उस पर डिपेंड करता है ये, ठीक। तो अब हम इसमें देखेंगे ये फार्मूले थे, टेंसाइल स्ट्रेंथ फार्मूला और ये शियर स्ट्रेंथ की फार्मूला पहले ही बता चुके थे। 3 फेलियर होते हैं, टेंशन फेलियर, शियर फेलियर और बियरिंग फेलियर। तो इसमें जो है जो तीनों फेलियर हैं, ज़्यादातर आपको टेंशन फेलियर और बियरिंग फेलियर पहले ही देखना है, क्योंकि इसमें प्लेट की बात कर रहा है। तो बियरिंग फेलियर क्या है कि बोल्ट होता है ज़्यादा, तो इस तरह से जो है उसमें विचार में लाएंगे कि कौन कौन से फेलियर होते हैं। तो उसके बाद तभी ये हम क्लियरली एफिशिएंसी निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे हमको तीनों फेलियर लेना है, तो इसलिए टेंशन फेलियर में आप देखिए कि पीटी जो निकालना है, पीटी निकालना है आपको, पी माइनस पी पिच हो गया डी, ठीक है। इसमें डी है डी, उसके बाद फिर जो है ब्रैकेट बंद है, टी इंटू एफ टी है, ठीक है। पी माइनस डी टी इंटू एफ टी। पी आपका ये पिच हो गया और डी जो है डायमीटर हो गया होल का, टी थिकनेस और एफ टी परमिसिबल स्ट्रेस, ठीक है। तो ये आपका फार्मूला हो गया स्ट्रेंथ के लिए, टेंसाइल स्ट्रेंथ के लिए। सेम यही प्रोसीजर है, कोई भी न्यूमेरिकल अगर आ गया स्टील का तो आपको इसी तरह से निकालना पड़ेगा। अब शियर स्ट्रेंथ अगर हम देखें तो शियर स्ट्रेंथ निकालने के लिए जो है इसका फार्मूला क्या है, इसका फार्मूला पी एस π/4 डी स्क्वायर इंटू एफ एस। अगर डबल शियरिंग है तो मल्टीप्लाई 2 कर देंगे, नहीं है तो एक ही रहेंगे। तो ये आप देख सकते हैं कि π/4 डी स्क्वायर डायामीटर आप बोल्ट इसमें अप्लाई करिएगा तो ये हमारा पी एस निकल जाएगा। उसके बाद इसमें जो है हम बियरिंग स्ट्रेंथ निकालेंगे। बियरिंग स्ट्रेंथ निकालने के लिए पी बी डी पी एस
PB हो गया। उसके बाद ये D स्ट्रेंथ निकालने के लिए जो है D इंटू TFB, फार्मूला ये है, देख लीजिए फिर से। PB इक्वल DTFB, इस तरह से। D आपका डायमीटर हो गया, T आपका थिकनेस हो गया, और FB। अगर इस जो T की वैल्यू है, अगर इसमें कवर प्लेट लगा हुआ है तो हम जो मिनिमम थिकनेस होगा दोनों में एक मिनिमम थिकनेस कवर प्लेट का होगा, तो उसका T की वैल्यू वो फाइंड आउट करेंगे। अगर लैप जॉइंट है, लैप जॉइंट में अगर दो मेंबर लगे हुए हैं, दोनों मेंबर में जो प्लेट मेंबर की थिकनेस कम होगी, उसमें वही कम वाला ही थिकनेस कंसीडर करेंगे। तो अब क्या करना है, इन तीनों की वैल्यू निकाल लेनी है। तीनों की वैल्यू निकालने के बाद आप देखिए अपने गोल्ड सॉल्यूशन पेपर में, उसमें आप दिन देखते रहिए अगर आपके पास अवेलेबल है, क्योंकि इसमें फिगर थोड़ा सा अच्छे से नहीं दिख रहा हुआ है। तो आप तीनों को निकाल लीजिए, क्रमशः अनुगेत और अपरूपण और धारण प्रतिबल तीनों को निकालना है। मीन्स टेंशन स्ट्रेंथ निकालने हैं, बेरिंग स्ट्रेंथ निकालना है, और उसके बाद शेयरिंग स्ट्रेंथ निकालना है। तीनों को निकाल लीजिए। इसमें जो भी कम हो वही आपकी स्ट्रेंथ हो जाएगी, जो भी कम हो वही आपकी स्ट्रेंथ कही जाएगी। और जब स्ट्रेंथ निकल जाए, क्वेश्चन में या तो स्ट्रेंथ पूछे तो केवल यहाँ तक निकाल के आपको फाइंड छोड़ देना है। तीनों में ये एक वैल्यू कम है, जो भी तीनों वैल्यू कम होगी उसको आप निकाल लीजिए। उसके बाद वही आंसर हो गया। और इसके बाद एफिशिएंसी निकालने के लिए आपको क्या करना है, इसका एफिशिएंसी का फार्मूला अप्लाई कर दीजिए कि जोड़ की वास्तविक सामर्थ्य वही होगी जो इन तीनों में कम होगी। ठीक, उसके बाद ठोस प्लेट की सामर्थ्य आप अपने से निकाल लीजिए, PT इंटू FT, टोटल जो प्लेट है उसकी प्लेट की थिकनेस, और उसके बाद जो है FT जो प्लेट की जो टोटल ठोस सामर्थ्य होगी वो क्या होगा, वो जो टेंशन में जो सामर्थ्य होगी वही वाला इसमें सामर्थ्य हो गया। ठीक, तो ये हो गया टोटल प्लेट की सामर्थ्य, ये बियरिंग स्ट्रेस हो जाएगा ये। ठीक, इसके अप्लाई कर दीजिए। उसके बाद इसमें मल्टीप्लाई 100, तो ये जो है आपका एफिशिएंसी भी निकल जाएगा इस तरह से। ठीक, तो आप ये देख सकते हैं कि इसमें एफिशिएंसी भी हम फाइंड आउट कर लेंगे। ठीक, अब हम चलेंगे थोड़ा सा, इसका ये बहुत ज़रूरी ये है आपके लिए, यहाँ भी काम करेगा एग्ज़ाम में भी और अदर जगह पे भी काम करेगा। तो अभी मैं थोड़ा सा इसको देख लेता हूँ कि पिच क्या होता है, स्टैगर्ड पिच क्या होता है, गेज लाइन, गेज डिस्टेंस। ठीक, रिवेट का व्यास, इस तरह से ये दे रखा हुआ है। तो थोड़ा सा देख लेते हैं। ये देखिए स्टैगर्ड पिच की अगर बात करें, दो निकटतम रेखाओं की स्थित दो क्रमागत रिवेटों के बीच की रेखाओं के समानांतर केंद्र से केंद्र की दूरी, ये जो सेंटर है, इस सेंटर से इस सेंटर के बीच की दूरी जो है पिच ले रखा है। पिच इसके बीच की भी दूरी हो जाती है, और इसके बीच की भी दूरी पिच होती है। या तो आप इसके लीजिए या तो इस टोटल इसके लीजिए। अगर यही तो जिगजैग रिवेटिंग है, देखिए जिगजैग रिवेटिंग, अगर यही चैन रिवेटिंग रहता, इस तरह से केवल चैन रिवेटिंग रहता, तो ये जो इस बीच की ये जो डायमेंशन रहती है, इसको हम पिच वहाँ पे कहते हैं। ठीक, या तो केवल दो ही रिवेटिंग रहती, तो इसके बीच में जो ये लेंथ होगी वो हम पिच कहेंगे। तो इस तरह से तीनों में मैं पिच बता दिया आपको पिच कहाँ होती है, तो ये पिच होगी। अब चलेंगे नेक्स्ट, गेज डिस्टेंस किसको बोलेंगे। तो गेज डिस्टेंस आप जो स्टैगर्ड पिच में प्रतिबल दिशा के समानांतर रेखा जिस पर रिवेट लगाए जाते हैं, गेज रेखा अथवा रिवेट रेखा कहा जाता है। ठीक, तो रिवेट लाइन हो जाएगा वो। तो गेज लाइन देखेंगे तो चित्र में एक एक
एक एक, दो दो और तीन तीन पर है। तो ये देखिए एक एक पे है, ये दो दो पे और ये तीन तीन पे। तो इस तरह से जो लाइन बनेगी, इस तरह से लाइन जो हॉरिजॉन्टली लाइन रहेगी, इसके समानांतर जो लोड लगेगा, सपोज दैट ये लोड, ये प्लेट है, ठीक। अब इस पे लोड इस तरह से लग रहा है, तो इस पे जो ये बना हुआ है, ये जो लाइन रहेगी, ठीक। हम इसके दूसरे कलर से आपको डोनेट कर दे रहे हैं। ये जो इस तरह से जो लाइन बनेगी वो गेज लाइन कहलाएगी आपकी, चाहे वो सिंगल हो, चाहे वो डबल रिवेटिंग हो, चाहे ट्रिपल रिवेटिंग हो, उससे नहीं मतलब है। बट क्या है कि जो लोड लग रहा है उसके समानांतर जो रेखा बनेगी, केवल रेखा की बात हो रही है, वो गेज लाइन कहलाएगी। गेज डिस्टेंस क्या है? यह गेज डिस्टेंस क्या है देख लेते हैं। यह दो निकटतम गेज रेखा अथवा रिवेट रेखाओं के बीच लंबवत दूरी है। चित्र में इसे जी से प्रदर्शित करते हैं। ये जो गेज लाइन है, इस गेज लाइन के बीच की जो डिस्टेंस होगी वो गेज डिस्टेंस होगी, वो गेज डिस्टेंस होगी, ठीक। वो गेज डिस्टेंस होगी, दे रखा हुआ है। और इस तरह से जो इसके बीच की जो डिस्टेंस होगी वो पिच होगी। तो आपको ध्यान रखना है कि जो गेज डिस्टेंस है, गेज डिस्टेंस हम हमेशा जो है, जो लोड लग रहा है उसके परपेंडिकुलर लेंगे, और जो पिच है वो हम जो लोड लग रहा है उसके पैरेलल लेंगे हमेशा, ठीक। अब रिवेट का सांकेतिक व्यास, यह जोड़ में लगाने वाले पूर्व दंडो अवस्था में रिवेट का व्यास होता है, ठीक। जोड़ में जो लगाते हैं पूर्व ठंडी अवस्था में रिवेट का व्यास होता है। ठंडी अवस्था मीन्स लगाने से पहले, ठंडी अवस्था में लगाने से पहले, क्योंकि आप रिवेट लगा दिए, उसको पीट दिए ऊपर से, तो क्या होगा कि वो जो रिवेट का व्यास है वो इंक्रीज कर जाएगा। तो रिवेट का जो सांकेतिक व्यास होता है वो रिवेट में लगाने से पहले जो उसका व्यास होगा उसी को बोलते हैं सांकेतिक व्यास, ठीक। रिवेट में जोड़ों की सामर्थ्य ये देख लीजिए, वही तीनों फार्मूला लगा के इसमें निकालना है। उसके बाद जो उस तीनों में कम हो वही हम आपका रिवेट स्ट्रेंथ मान लेंगे। केवल यही प्रोसीजर लिखना है अगर इस तरह से क्वेश्चन आ जाता है तो। शार्प ड्रिवन रिवेट और फील्ड ड्रिवन रिवेट की अपेक्षा अधिक सामर्थ्यवान होते हैं। अब आप ये देख लीजिए, इसमें जो है शार्प रिवेटन और फील्ड रिवेटिंग की बात कर रहा है। शार्प रिवेटिंग जब बात करें तो समझ लीजिए कि कोई मशीन से रिवेटिंग करनी है, मशीन से रिवेटिंग की जाती है। और फील्ड रिवेटिंग में क्या करना है कि ये जो है शार्प रिवेटिंग में पहले से रिवेटिंग भी करके लेके जाते हैं, वहाँ पे पहले से रिवेटिंग रहेगा, बस ले जाके लगा देंगे। और फील्ड रिवेटिंग क्या करेंगे कि वो फील्ड में ही जाके डायरेक्ट वहाँ पे रिवेटिंग करेंगे। तो इसके बारे में आपको वहाँ पे लिखना है। अब हम चलते हैं कुछ नेक्स्ट न्यूमेरिकल पे। उसके बाद कुछ न्यूमेरिकल देखेंगे जो आपको न्यूमेरिकल ईजिली आप कर लें। उसके बाद फिर आपका ये जो यूनिट सेकंड है ये कंप्लीट हो जाएगा, चैप्टर सेकंड। और उसके बाद हम चैप्टर ये थर्ड जो टेंशन मेंबर है, टेंशन मेंबर अभी नहीं कराएंगे, टेंशन मेंबर हम लास्ट में करेंगे। उसके बाद हम लास्ट के जो चैप्टर्स 2-3 चैप्टर हैं उनको इम्पोर्टेंट है उसको हम आपको थ्योरी करा देंगे। तो हम एक न्यूमेरिकल पे चलते हैं, जो न्यूमेरिकल आप आसानी से कर सकें। जैसा कि हमने एक न्यूमेरिकल कराया हुआ था आपको पहले ही। चलिए एक न्यूमेरिकल ये देख लेते हैं। न्यूमेरिकल बहुत इजी आता है रिवेट का। तो आपको सबसे पहले न्यूमेरिकल करने से पहले एक क्वेश्चन पढ़ना है। क्वेश्चन पढ़ने के बाद आपको ये देखना है क्या क्या गिवन है और क्या हमसे फाइंड आउट मतलब पूछ रहा है। तो उस तरह से आप उसी को फार्मूला लगा कर फाइंड आउट करिएगा। अब ये क्वेश्चन में दे रहा है कि रिवेट का उपयोग एक रिवेट का उपयोग दोहरे आवरण बद्ध जोड़ में किया जाता है। मुख्य प्लेट तथा आवरण प्लेटों के मोटाई क्रमशः 16 mm तथा 9 mm है। यदि प्रयुक्त रिवेट का व्यास 20 mm हो तो रिवेट का मान ज्ञात करें। आवरण प्लेट अगर कह रहा है तो आवरण प्लेट क्या होता है, मतलब कवर प्लेट। तो इसमें कह रहा है कवर प्लेट लगा के मुख्य प्लेट की मोटाई सब दे रखा है, ठीक। तो हमसे पूछा है रिवेट का मान। आप सोचिए रिवेट का मान कैसे
फाइंड आउट करना है। रिवेट का मान क्या होता है कि पता ही है कि जो रिवेट का मान होगा वही रिवेट की स्ट्रेंथ होगी। रिवेट का मान ही तो रिवेट की स्ट्रेंथ होती है। तो इसका मतलब हमको रिवेट की स्ट्रेंथ निकालनी है, और रिवेट की स्ट्रेंथ निकालने के लिए आपको पता ही है कि जो स्ट्रेंथ टोटल जो प्लेट हम ज्वाइंट किए हैं उन तीनों में जो स्ट्रेंथ हम निकाल लेंगे उसमें से जो भी वैल्यू कम होगी वही हमारी रिवेट स्ट्रेंथ कही जाएगी। तो हम फार्मूला अप्लाई करेंगे। तो इसमें देखिए पहले आपको क्या करना है, क्वेश्चन में पहले गिवन लिखना है, क्या क्या गिवन है दे रखा है। ठीक, न्यूमेरिकल करने के लिए आपको यही पहले प्रोसीजर अपनाना है। अब आपको गिवन लिखना क्या क्या गिवन है, तो आप यहाँ पे वैल्यू दे दीजिए कि क्या क्या गिवन है। यस गिवन है, हाँ, और आपकी जो प्लेट की मोटाई वगैरह वो गिवन है उसको मेंशन कर दीजिए। तो यहाँ पे वही चीज़ ये मेंशन किया हुआ है। तो हम अब चलते हैं नेक्स्ट देखते हैं। तो इसमें क्या है कि सबसे पहले रिवेट का कुल व्यास निकालना है जो ग्रास डायामीटर है, क्योंकि हम जो क्वेश्चन में हम ग्रास डी की जगह ग्रास डायामीटर ही अप्लाई करेंगे। ठीक, तो आपको ग्रास डाया देखना है। तो आप ये ग्रास डाया देखिए कैसे निकालना है। डी है, जो मेन डाया है आपका वो 20 mm है, प्लस 1.5 ऐड कर देना है। तो आपका क्या होगा 21.5 mm हो गया। ठीक, तो ग्रास डाया आपका 21.5 mm हो गया। अब प्लेट की मोटाई आपको टी 16 mm और कवर प्लेट की मोटाई टी 9 mm। अब आपको ये देखना है कि इस दोनों में कौन सी मोटाई हम अप्लाई करेंगे। तो आपको देखना है कि मेन प्लेट की मोटाई जो 16 mm है उसको अप्लाई करना है। तो आप ये देखिए इसमें प्रतिबल जो दे रखा है परमिसिबल स्ट्रेस उसको FS 90 और FB 270। FS जो 90 है ये शियर के लिए है, या बियरिंग के लिए है। तो हम इसमें रिवेट वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। तो रिवेट वैल्यू अब आप सोच रहे होंगे सर आप इसमें दो ही फार्मूला क्यों क्वेश्चन में दे रखा हुआ है कि दो ही स्ट्रेंथ निकाल रहा है, दो ही से रिवेट वैल्यू आप फाइंड आउट हो जा रही है। तो देखो हम बता दें आपको कि केवल जो हम तीन फार्मूला निकालते हैं, तीनों फार्मूले से तीनों स्ट्रेंथ निकालते हैं। पहला हम टेंसाइल स्ट्रेंथ निकालते हैं। ठीक, उसके बाद दूसरा ये शियर है और तीसरा क्या है, बियरिंग है। अब आपको पता है कि तीनों हम निकालते हैं तभी हम स्ट्रेंथ निकलती है। तो यहाँ पे आप मैं बता दूँ कि क्वेश्चन में क्या रखा है कि रिवेट वैल्यू निकालना है आपको। तो रिवेट वैल्यू क्या होगी कि कोई टेंसाइल स्ट्रेंथ हो तो रिवेट वैल्यू होगी नहीं, टेंसाइल स्ट्रेंथ तो प्लेट की होती है। तो हम इसको जो है नहीं फाइंड आउट करेंगे। जब अगर कहेगा कि प्लेट की टोटल टेंसाइल स्ट्रेंथ निकालिए तब तीनों निकाल के जो कम हो उसको कर लेंगे। बट यहाँ पे क्या दे रखा है कि केवल रिवेट वैल्यू निकालनी है। तो रिवेट वैल्यू निकालने के लिए हम आपको इस फार्मूले को नहीं अप्लाई करेंगे। अगर आप करते भी हैं तो कम ही वैल्यू आएगी, उसमें कोई दिक्कत नहीं, कर लीजिए आप, बट इसको नहीं करेंगे। तो हम आपके क्या होगा, बोल्ट में सीयरिंग होगी और बोल्ट में भी बियरिंग होगी। तो इन दोनों में निकालेंगे, जो वैल्यू कम होगी वही हमारा रिवेट वैल्यू हो जाएगी। तो अब इसको निकालेंगे हम। तो अपरूपण सामर्थ्य देख लीजिए। ठीक, तो शियर स्ट्रेंथ जिसको बोलते हैं, तो इसको अप्लाई करिए। 2 इसलिए कर रहे हैं कि दोहरा रिवेट है, लिखा हुआ है क्वेश्चन में। ये देखिए क्वेश्चन में लिखा हुआ है ये एक रिवेट का उपयोग दोहरे आवरण, भाई जाहिर सी बात है बट वेल्ड है तो 2 ही होगा। बट वेल्ड में ये देखिए 2 रिवेट लगा हुआ है तो इसमें 2 हो जाएगा। ठीक, 2 मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक, और इसमें जो है 2 सीयरिंग होगा। सीयरिंग आप देखिए, एक सीयरिंग यहाँ होगी, एक सीयरिंग यहाँ होगी। ठीक, तो जब 2 सीयरिंग होंगी तो इसलिए मल्टीप्लाई 2, तो हम 2 कर दिए। तो 2 इंटू π/4 d²। डी आपका देखिए जो वैल्यू ग्रास डायमीटर वही लेना है, 21.5, 20 नहीं लेना है, 1.5 ऐड कर लीजिएगा ग्रास डायमीटर बनाने के लिए। हम पहले भी बता चुके हैं कि ग्रास डायमीटर जो कैसे बनाना, हम क्यों ग्रास डायमीटर कहते हैं। सपोज दैट ये प्लेट है, प्लेट में होल कर दिए। ठीक, अब इसमें होल तो वही होल करेंगे ना, कि जो होल आपके दिमाग में होगा वही होल करेंगे जितना होल का डायमीटर हो। तो बी रिवेट का,
तो 20 mm रिवेट का डायमीटर दे रखा है तो हम 20 का होल करेंगे। तो ऐसा नहीं है भैया, 20 का आप अगर होल करोगे तो क्या होगा, तो इसमें रिवेट जाएगा, क्योंकि 20 का डाया किए हो, 20 का ही होल है तो 20 का ही उसमें रिवेट डाल दिए। अब जब उसको ऊपर से थरोगे या पीटोगे रिवेट को, तो रिवेट का मैं पहले बताया सैंक जो है थोड़ा सा मोटा होगा, जो रिवेट का सैंक है वो थोड़ा सा मोटा होगा। तो जब मोटा होगा तो इसमें क्या होगा, सही से और टाइट नहीं हो पाएगा, क्योंकि वो किधर फेल होने के चांसेस होने लगेंगे। तो इसमें जब थोड़ा सा गैप रहेगा तो वो मोटा होकर थोड़ा उसमें इजीली कॉम्पैक्ट हो जाएगा। तो इसको इसलिए थोड़ा सा मोटा रखते हैं ग्रास डायमीटर, तो उसी को ग्रास डायमीटर कहते हैं। तो इसमें एक स्टैंडर्ड है ये IS कोड 456/2000 के अनुसार, IS कोड 800/2007 के अनुसार। तो ये 1.5 इसमें जो है ऐड कर देते हैं। तो जैसे ये 20 है, 20 में 1.5 ऐड कर दिए तो 21.5, तो ये हम ग्रास डायमीटर इसको बोलने लगते हैं। तो इस तरह से ये जो है ग्रास डायमीटर हो गया। तो आप इसको अप्लाई कर दिए तो ये आ गया हमारा 65.35 किलो न्यूटन। अब जो बियरिंग स्ट्रेंथ है, बियरिंग स्ट्रेंथ निकालने के लिए क्या करना है आपको, ये देखिए D/T/FB फार्मूला अप्लाई किए। डी में आप वही डायमीटर, ग्रास डायमीटर 21.5 और T 16/270, इसमें है 92.88 किलो न्यूटन। अब आपकी रिवेट वैल्यू जो हो गई वो R = 65.35 किलो न्यूटन या जो भी कम हो। तो ये आपकी वैल्यू हो गई, यही आंसर है आपका। तो इस तरह से आपको एग्ज़ाम में आंसर लिख देना है। तो आपका ये वहाँ पे क्वेश्चन सॉल्व हो गया। आप क्वेश्चन को तभी टच करिए जब आपको आ रहा हो, नहीं तो अदरवाइज आप थ्योरी करिए। ठीक, और वेल्डिंग के लाभ हानि आपको हम पहले से ही बता दिए हैं। ठीक, अब ये थोड़ा सा इसमें दिख नहीं रहा है, आप देख लीजिएगा। और ये जॉइंट देखिए, ये क्वेश्चन पहले से रिवेट, ये क्वेश्चन आया हुआ है, रिवेट जोड़ों के प्रकार चित्र बनाकर समझाइए। लेफ्ट जॉइंट, बट जॉइंट, ये पहले ही करा चुके हैं हम। इस तरह से फिगर भी बनाना है आपको, ठीक है। तो बना के आप फिगर वहाँ पे दिखा दीजिएगा। ठीक, अब ये देखिए, कहिए एक क्वेश्चन और करा देते हैं आपको। सेम इसी तरह से ये भी क्वेश्चन आया हुआ है। जितने क्वेश्चंस आएंगे वो सेम, सब सारे क्वेश्चंस इसी बेसिस पे रहेंगे। बस उसमें रिवेटिंग की बढ़ा देगा, कहीं कहेगा ये शक्ति चलित रिवेटिंग करना है, सॉफ्ट रिवेटिंग करना है, फेड रिवेटिंग, उससे नहीं मतलब है क्यों। ठीक, और आपको ये हम निकालने का प्रोसीजर भी दिखा दिए। तो हम यहाँ पे एक क्वेश्चन और करा देते हैं, उसके बाद आप अपने से क्वेश्चन सब सॉल्व करिएगा। जो भी अगर आपको डाउट आएगा तो उसको आप क्या करना है कि आपको डाउट को जो है बनाए रखना है, और उसको आप हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि सर ये क्वेश्चन नंबर इसमें जो है चैप्टर फर्स्ट का क्वेश्चन नंबर 34 डाउट में है, या 32 नहीं समझ में आ रहा है, 35। तो आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, उसको हम आपको डाउट क्लियर कर देंगे कि ये क्वेश्चन में कहाँ प्रॉब्लम हो रही है आपको। तो इस तरह से आप क्वेश्चन सॉल्व करिएगा, ठीक है। अब हम क्वेश्चन एक दूसरा क्वेश्चन ले लेते हैं, उसमें देख लेते हैं कि किस तरह से किया हुआ है। चलिए दूसरा क्वेश्चन पे चलते हैं। एक शक्ति चलित क्षेत्रीय 18 mm व्यास के रिवेट का मान ज्ञात करें। फिर रिवेट की वैल्यू पूछ रहा है। ठीक, रिवेट की ही वैल्यू पूछेगा आपसे बार बार, क्योंकि रिवेट ही तो फाइंड आउट करना है, उसमें सब कुछ रिवेट ही का है। ठीक, तो रिवेट की वैल्यू फिर पूछा है। तो इसमें आप देख लीजिए, सेम दे रखा है, रिवेट का व्यास 18 है। फिर क्या किया, 18 + 1.5 ऐड कर लिया। मुख्य प्लेट की मोटाई 10 mm, कवर प्लेट की 8 mm। शक्ति क्षेत्रीय का प्रतिबल ये दे रखा है 90, 270 FSFB। ठीक, सेम वही फार्मूला इसमें भी अप्लाई कर रखा है। ठीक, रिवेट का मान के लिए शियर का फार्मूला अप्लाई किया। अब क्या है कि ये 2 क्यों लगा रहा है, क्योंकि ये बट वेल्ड होगा तभी तो वो बट जॉइंट होगा। कवर प्लेट लगा है, दोहरा कवर के बट जॉइंट, तो इसका मतलब इसमें 2 शियरिंग होगी, तो मल्टीप्लाई 2 कर दिया है। π/4d² FS अप्लाई किया, जो वैल्यू आई यहाँ पे आप देख लीजिए, ये वैल्यू आई हुई है। ठीक, उसके बाद बेयरिंग स्ट्रेंथ निकालने के लिए D/T/F 19/5 मल्टीप्लाई करके आप ये 52 आ गया। इसमें देखिए जो वैल्यू कम है 52.65, ये वैल्यू कम है बेयरिंग वाली, तो यही हमारा रिवेट वैल्यू हो गई। ठीक, तो इस तरह से यही क्वेश्चन सेम इसमें भी यही कर रखा है।
सेम इसमें भी ये निकाल रहा है, देखिए इस तरह से। तो ये हमारा ये क्वेश्चन हो जाएगा। तो इस तरह से जितने क्वेश्चंस आएंगे आपको सेम इसी तरह से क्वेश्चंस आएंगे, तो आपको इसी तरह से निकालना है, कुछ करना नहीं है। अगर इफिशियंसी पूछ देगा तो आपको क्या करना है, उसमें पिच दे रखेगा, पिच से कोई वैल्यू ये देखिए यहाँ पे निकाल लिए हैं ये। अब इसमें पिच का एक वैल्यू, प्लेट की सामर्थ्य निकालने के लिए पिच की वैल्यू अप्लाई कर लीजिए। तो यहाँ की जो ठोस प्लेट की सामर्थ्य है वो निकल जाएगी, उसको रखिएगा, और जो टोटल वहाँ तीनों में से जो कम होगा उसको रखिएगा, मल्टीप्लाई 100 कर दीजिएगा, तो ये इफिशियंसी आ जाएगी। या इफिशियंसी दे रखेगी, पिच पूछेगा तो इफिशियंसी अप्लाई करके यहाँ से पिच भी निकाल सकते हैं आप, ठीक है। तो आपको कुछ करना है नहीं तो ज़्यादा। अब अच्छा, जो हमें एक फार्मूला बताया था कि रिवेट का व्यास निकालने के लिए, ये देखिए एक फार्मूला होता है, रिवेट का व्यास 6.05 रूट में टी जो प्लेट की मोटाई होती है, ठीक। तो ये फार्मूला आप याद कर लीजिए, ये बहुत ज़रूरी है, ये छोटा सा न्यूमेरिकल आ सकता है आपके लिए। टी जो होगा आपका यहाँ थिकनेस ऑफ प्लेट होगा, थिकनेस ऑफ प्लेट होगा, और उसकी यहाँ अप्लाई करके आप रिवेट का जो डायमीटर है उसको निकाल सकते हैं, ठीक। तो ये न्यूमेरिकल आप करिएगा। जो भी इस न्यूमेरिकल करने में कोई भी दिक्कत आएगा तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन विथ क्वेश्चन नंबर लिख के कि हाँ ये क्वेश्चन में डाउट है, तो आपको हम क्लियर कर देंगे, ठीक है। तो आप अभी हमारा ये वीडियो थर्ड पार्ट और सेकंड पार्ट है ये चैप्टर सेकंड का। तो ये आपका फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट हो गया और उसके बाद सेकंड चैप्टर कंप्लीट हो गया। अब हम जो थर्ड चैप्टर आपका स्टार्ट कराएंगे वो लास्ट का जो सेकंड और लास्ट चैप्टर है उसको कराएंगे, और उसके बाद तब फिर हम देखेंगे आपका जो है जो आपका वो है कॉलम देखेंगे। कॉलम के बाद तब फिर अगर हम टाइम रहेगा तो आएंगे, नहीं तो आपको इतना ही इनफ है आपके लिए। तो आप ये ज़रूर लेक्चर देखिएगा, और लेक्चर जब देखिए तो आप कंप्लीट देखिए, क्योंकि वो सारा एक दूसरे से अटैच्ड है। पहले आप थ्योरी देखिए, उसके बाद न्यूमेरिकल देखिए, तो आप इसको देखिए और लोगों को भी शेयर करिए ताकि और लोग भी देख सकें। और मैं एक बार फिर से आप कह दूँ, अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हों तो चैनल को पहले सब्सक्राइब कर लीजिए, उसके बाद वॉच करिए, ताकि आप तक, और बेल आइकन प्रेस कर लीजिए ताकि आप तक फिर कोई वीडियो अपलोड करें तो वो पहुंच सके ईज़िली। तो आपको डेली 2 से 3 लेक्चर तो आपको मिल ही जाएगा। ये आपको मैं 15-16 तारीख तक प्रोवाइड कराता रहूँगा। आज 11 तारीख है, उसके बाद अभी शाम तक एक हो सकता है तो 1-2 लेक्चर कर दूँगा, ठीक। और डेली सुबह शाम एक लेक्चर आपको मिलता रहेगा, तो आपका ये कंप्लीट हो जाएगा स्टील। और CMED भी हम करा देंगे आपको, जो इसमें इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स हैं उन्हीं को कराएंगे, ठीक है। तो चलिए आप फिर से आगे के लिए भी वेट करिएगा जो आपका नेक्स्ट आने वाला है। ओके, थैंक यू।